हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ट मांडाका फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में सीए इंटर वालों के लिए सर जो जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो आरटीपी का अपन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जीएसटी के कंप्लीट करा है और उससे पहले मैंने इनकम टैक्स का सर केस स्टडी बेस्ड और कंप्लीट क्वेश्चंस कवर करा दिए सर डिस्क्रिप्टिव वाले। अब जीएसटी का लास्ट बच गया था, आज उसको भी कवर कर लेते हैं ताकि आपकी आरटीपी पूरी कंप्लीट हो जाए। कोई स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना आए आरटीपी और एमटीपीज में। ठीक है, तो सर ये आरटीपी अपन सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद आप लोग की एमटीपी की डेट्स आ गई है सर। जैसे ही एमटीपी आएगी इनकम टैक्स की उसको भी सॉल्व करेंगे ताकि एक अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस हो एग्जाम में कि सर हमें सब चीज आती है, प्रॉपर हमने समझा है। ठीक है, आप इसे सर आपसे सिंपल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना और लाइक जरूर करना सर, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मजा आएगा साथ में। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत सारा पढ़ना है सर। ठीक है, देखो इसको क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है, चलो क्या बोलता है देखो। अरे ये तो एक सेकेंड, एक सेकेंड। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ट मांडाका फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में अपन जीएसटी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे, आरटीपी के। जो अपन ने पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए थे, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, इससे पहले वीडियो में मैंने वो कराया था। आज सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करके अपन आरटीपी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले मैंने इनकम टैक्स के अपलोड कर दिए। तो सर आपकी ड्यूटी सिंपल इतनी बनती है कि आप इसे बैठ के देखो, फ्रेंड्स तक शेयर करो और सर लाइक जरूर करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चलो साथ बैठ के सॉल्व करते हैं, इससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि सर कैसे कोई ट्रांजेक्शन्स का ट्रीटमेंट करना और किस तरीके से अपन को चलना है। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं सर, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, चलो। मिस्टर पृथ्वीराज registered under the GST is engaged in supplying services as discussed in the table below। ठीक है, in Maharashtra he has furnished the following information with respect to the services provided or received by him। याद रखना नीचे जो टेबल दिया है उसमें दोनों चीजें, इसने जो सर्विस प्रोवाइड किया है और जो सर्विसेज रिसीव की है, तो आउटवर्ड और इनवर्ड की डिटेल दोनों नीचे मिलेगी। बाय हिम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब। ठीक है, फेब्रुवरी मंथ की डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, चलो सर एक एक ट्रांजेक्शन देखते हैं और मेरे हिसाब से अपन साथ साथ ट्रीटमेंट करते जाते हैं तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा और ज्यादा जल्दी भी होगा। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, Carnatic music performance by Mr. पृथ्वीराज to promote a brand of ready-made garments। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनो सर, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, गिवन बाय है, मतलब पृथ्वीराज ने ये प्रोवाइड की है सर्विसेज। तो सर सिंपल सी बात है, ये आउटपुट की डिटेल है, पहली चीज ये क्लियर हुई। दूसरी बात ये सर, ये म्यूजिक परफॉर्मेंस है। अच्छा हम पढ़ के आए हैं सर, अगर आप म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस देते हो सर इन रिलेशन टू क्लासिकल और फोक, तो सर सरकार ने बोला 1,50,000 तक हम एग्जेम करते हैं। बट सर यहाँ टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स है, ये तो कहीं क्लासिकल और फोक लग नहीं रहा है सर। तो सरकार ने बोला भैया ये टैक्सेबल है। तो अपन क्या करेंगे, आओ बाजू में चार्ट बनाते हैं, डायग्राम मतलब वो टेबल बनाते हैं और टेबल बना के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो साथ साथ सॉल्व हो जाएगा ये। देखो यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर हो गया। यहाँ लिखेंगे सर वैल्यू, ये वैल्यू हो गया। यहाँ लिखेंगे सीजीएसटी, यहाँ लिखेंगे एसजीएसटी, यहाँ लिखेंगे आईजीएसटी। ठीक है, फिर यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं आउटवर्ड डिटेल, क्योंकि पहले तो आउटवर्ड की डिटेल्स आएगी। आउटवर्ड में हमने सबसे पहला देखा, देखो ध्यान दो, पहले म्यूजिकल परफॉर्मेंस। तो सर मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप पूरा सेंटेंस लिख के आएंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, मार्क्स काट देगा इंस्टीट्यूट। ठीक है, वैसी कोई भी हरकत मत करना शॉर्ट वाली। ठीक, 1,40,000 की वैल्यू है और इंट्रा है ना। ठीक है, तो 1,40,000 जीएसटी का रेट गारंटीड 99% वही हुआ होगा सर, 9918। ठीक है, तो चलो सर 1,40,000, 1,40,000 का 9% ये आ रहा है सर 12,600।
ये भी 12,600, यहाँ डैश, ठीक है, ये पहला ट्रीटमेंट हुआ। दूसरा देखो, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड बाय द मार्केट, अवेल्ड हमने ली है सर, ठीक है, फॉर अ मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज फॉर हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, इसने आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज ली है। अगर आपको याद हो तो हम पढ़ के आए सर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ब्लॉक क्रेडिट पढ़ते थे सर। ब्लॉक क्रेडिट में हमने ये पढ़ा था कि अगर आप आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज लेते हो तो इसकी क्रेडिट नहीं मिलती है, इसकी क्रेडिट नहीं मिलती। तो सर अब देखो, इसकी क्रेडिट तो नहीं मिलेगी। अब स्टूडेंट क्या करता है, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक, सर इसको यहां पर जैसे ये आउटवर्ड है, इसका थोड़ा सा गैप देके मैं इनवर्ड लिख लेता हूं, ठीक है, इनवर्ड में आउटडोर कैटरिंग, ठीक। एक स्टूडेंट क्या करता है, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज लिखता है, यहां पर बाजू में वर्किंग लिखता है, और वर्किंग नोट में जाके वो एक्सप्लेन करता है कि इसकी क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगी। एक स्टूडेंट इस टाइप से कंडक्ट करता है, और एक स्टूडेंट क्या करता है, यहां पर आउटडोर कैटरिंग लिखता ही नहीं है, सीधा वर्किंग नोट पे लिखता है। मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन ये ज्यादा अच्छा होता है कि आप पहले आउटडोर कैटरिंग लिखो, फिर वर्किंग नोट में उसमें जाके बता दो कि भैया हमने आउटडोर कैटरिंग 50,000 की ली है, जिसकी क्रेडिट की तो कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं है क्रेडिट की बात, ये आप वर्किंग नोट पे जाके लिखो। या आप चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, बाजू में भी लिख सकते हो। प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सामने वाले को अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप ऐसा मत करो कि सामने वाले को वो पॉइंट ढूंढना पड़ जाए, वैसा होगा तो वो आपके मार्क्स काट देगा, ठीक है। आई मेरी बात समझ। अगला देखते हैं, चलो। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देखो, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू, मतलब आउटवर्ड है, टू सुभाषकर कॉलेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। अब देखो सर, हमने पढ़ के आया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एग्जामिशन है, but services provided to an educational institution relating to transportation of student, faculty, staff, ये exempt होता है। provided, ये प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी तक exempt है। सर ये तो कॉलेज पहुंच गए सर, अब ये कॉलेज पहुंच गए तो ये कवर तो नहीं है सर, तो ये टैक्सेबल में आ जाएगा। तो देखो इसको मैं लिखता हूं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है ना, कितने की, 1 लाख की है, ठीक है। कितना इंटर है कि इंट्रा है, ये इंट्रा है, इंट्रा है तो 99,000, ठीक है, यहां डैश। अगला देखो, लीगल सर्विसेज अवेल्ड, अवेल्ड हमने लिया है लीगल सर्विसेज फॉर ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एन एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है भाई। कोई लीगल सर्विसेज हमने लिए, ये इंटर स्टेट है क्योंकि हम तो महाराष्ट्र के हैं और जो पर्सन से लिए वो गुजरात का, तो इंटर स्टेट हो गया। सर हमने लीगल सर्विसेज ली है फॉर ऑफिशियल पर्पस भी लिए सर। सरकार ने बोला भैया देखो लीगल सर्विसेज नॉर्मली केस में एग्जेप्ट होती है, बट ये टैक्सेबल भी होती है, और अगर ये टैक्सेबल है तो रिवर्स चार्ज में भी टैक्सेबल होती है। अगर आपने बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया है, प्रोवाइडेड बिजनेस एंटिटी का जो टर्नओवर है वो एक्सीड कर रहा है फ्रॉम थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इस केस में मेरे को पृथ्वीराज का देखना पड़ेगा कि सर टर्नओवर कितना है, क्योंकि पृथ्वीराज का टर्नओवर मायने रखेगा ना सर। उस बेसिस में अपन डिसाइड करेंगे कि लीगल सर्विसेज क्या टैक्सेबल है पृथ्वीराज के हाथ में, और अगर टैक्सेबल है तो फिर वो रिवर्स चार्ज में, ठीक है। तो अपन को पृथ्वीराज का टर्नओवर चाहिए भाई, आओ नीचे ढूंढते, कहीं टर्नओवर दिया होगा। ये देखो ये दिया हुआ सर, द टर्नओवर ऑफ पृथ्वीराज वाज 2.5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, भाई बहुत एक्सीड कर रहा है। तो क्या इस केस में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, यस टैक्सेबिलिटी तो आएगी सर, बट रिवर्स चार्ज में। तो सर देखो मैं यहां पर इसको ऐसे लिखता हूं, देखो यहां पर आप आउटवर्ड की डिटेल्स जो डाल रहे हो ना, आउटवर्ड की डिटेल्स में यहां पर आप डाल दो लीगल सर्विसेज, ठीक है, ये इन कैश जाती है सर। लीगल सर्विसेज इन कैश में पेमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, क्योंकि सर रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। तो वैल्यू कितनी है यार, वैल्यू है 1,75,000, यहां लिखते हैं अपन 1,75,000, यहां तो नहीं आएगा आईजीएसटी में आएगा, तो 1,75,000 इंटू 18%, 31,500, ठीक है, समझ आया ये 31,500 अपनी आ गई डिटेल। अब बात ये आती है, एक स्टूडेंट मन में क्वेश्चन ये पूछ सकता था मुझसे, सर एक बात बताओ ना, क्या सर इसकी क्रेडिट भी मिल जाएगी? यस इसकी क्रेडिट भी हमें रिस्पेक्टिव मिल जाएगी, बट बाद में जब हमें पे करने की बात आएगी तो हमें इसको कैश में पे करना पड़ेगा। क्रेडिट तो मिल जाएगी बट बाद में जब हमें इसे पे करना पड़ेगा तो कैश में ही पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। तो इसको अभी अपन यहां पर भी लिख लेते हैं, लीगल सर्विसेज, ठीक है, कितनी 1,75,000, यहां तो आएगा नहीं, 31,500 यहां पर आ जाएगा सर, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल पर्पस है तो सर क्रेडिट तो मिल जाएगी,
क्रेडिट तो मिल जाएगी क्योंकि हमने पे किया है, बट वही बात है सर, ये जो आप लीगल सर्विसेज लिए हो, इसकी जो आउटवर्ड की जो पेमेंट करने की बात आती है वो आपको कैश में करना पड़ता है, ठीक है। इसका जो आउटवर्ड होता है वो कैश में पे होता है, ठीक। लीगल सर्विसेज में पढ़ के आया ना अपन। अगला देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ठीक है। प्रोवाइडेड टू है ना, हमने आउटवर्ड प्रोवाइड किया है विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन द ब्रांच ऑफ द बैंक लोकेटेड इन अर्बन एरिया। ओ माय गॉड, अगर ये रूरल एरिया होता ना सर तो ये एग्जाम्पल जाता। अर्बन एरिया दिया है तो टैक्सेबल है सर, तो ये अपन लिख लेते हैं वेल्थ बैंक के नाम से। वेल्थ बैंक कितने की सर्विसेज प्रोवाइड किया, 2 लाख रुपीज। इंट्रा है कि इंटर है भाई, इंट्रा है, ठीक है। तो 2 लाख का 9% कितना हो जाएगा, 18,000। ये 18,000, यहां कुछ नहीं आएगा सर। अगला देखो, रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ कार डीलर। सर रिकवरी एजेंट सर्विसेज, देखो कितने प्यार से घुमा रहे हो आपको। रिकवरी एजेंट सर्विसेज अगर बैंक को प्रोवाइड की जाती है या एनबीएफसी को तो वो रिवर्स चार्ज में जाती है। रिकवरी एजेंट अगर सर कार डीलर को प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये फॉरवर्ड चार्ज है। घुमाने का तरीका है, कई स्टूडेंट इसमें घूम जाएंगे सर। वो घूम जाएंगे कि रिकवरी एजेंट, अरे यार रिवर्स चार्ज में भी तो पढ़ के आए थे, पर वो बैंक्स के लिए पढ़े थे, ये तो कार डीलर है ना सर। तो आओ इसको भी लिखते हैं अपन, यहां लिख लेते हैं रिकवरी एजेंट, 15,000 रुपए की सर्विसेज है। इंट्रा है ना, हाँ इंट्रा है सर। तो 9% देख लेते सर, 15,000 का 9%, ये आ रहा है सर 1350, 1350 आया समझ। और कोई तो ट्रांजेक्शन दिख नहीं रहे सर, एक और है, एक और है। देखो, जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार, टेकन ऑन अ कार सर, इसने लिया है सर, सर्विसेज है, यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस, यूज भी किया ऑफिशियल पर्पस। पर दिक्कत ये ना सर, सिटिंग कैपेसिटी, हम पढ़ के आए सर, अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 से एक्सीड करती है इंक्लूडिंग ड्राइवर तो उसकी क्रेडिट मानी जाती है सर, भले आगे अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज भी हो रही हो। पर यहाँ तो सिटिंग कैपेसिटी 5 ही है ना सर, तो इस केस में ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की ब्लॉक क्रेडिट में कवर हो जाएगा, तो इसकी क्रेडिट मिलेगी नहीं। तो अपन इसको लिख तो लेते हैं सर कि जनरल इंश्योरेंस भैया इसने 50,000 का कराया। फिर वही बात है, आपको या तो वर्किंग नोट पे लिखो या बाजू में लिखो सर, और बताना पड़ेगा सर आपको एग्जामिनर को कि मैं इसकी क्रेडिट क्यों नहीं ले रहा हूं। अदरवाइज एग्जामिनर को ऊपर से वो थोड़ी कहेगा सर, भगवान आके थोड़ी बताएंगे, आप बताओगे सर, आप नहीं बताओगे तो वो मार्क्स काट देगा सर, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद कोई और ट्रांजेक्शन तो बचे नहीं है। तो चलो इसका टोटल देखते हैं सर, ठीक है। इधर का तो 31,500 ये सबका आ गया होगा, बाकी ये टोटल कर लेते हैं 12,600 प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस 1350, ये आ रहा है मेरा 40,950, ये आ रहा है 40,950, ठीक है। ये पूरी की पूरी किसकी डिटेल आ गई सर, इनवर्ट की डिटेल आ गई, आउटवर्ड की डिटेल आ गई। इसको ए लिख लेते हैं, अब नीचे बी लिख लेते हैं। बी में लिखते हैं इनवर्ट की डिटेल्स। सर बी में तो कुछ है नहीं वैसे खास, एक ही आने वाला है, बाकी तो कोई क्रेडिट है नहीं। ये 31,500 है सर, ठीक है। यहाँ यहाँ डैश है तो ये बी की क्रेडिट हो गई। अब अपन क्या करते हैं सर, ए माइनस बी कर लेते हैं। अच्छा ए माइनस बी करेंगे तो देखो सर, ये सिंपल सी बात है, ये वही आएगा सर 40,950। 40,950, 40,950, और ये हमारे पास क्या बोलते हैं, अरे ये अपना डैश हो जाएगा। अब एक खास बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर स्टूडेंट सब गलती करेंगे, मेरे को पता है गारंटीड चांसेस है स्टूडेंट के गलती करने के। देखो सर, ये हमने बोला था कैश में आउटवर्ड डिटेल्स पे होगी, लीगल सर्विसेज का हमने बोला था ना सर, इन कैश रिवर्स चार्ज तो कैश में पे होगा। अब एक स्टूडेंट क्या करेगा, यहां पर वो ये चीज को डैश कर देगा। क्यों, वो क्या करेगा सर, आउटवर्ड डिटेल में कैश में लिख देगा, इनवर्ड में इसकी क्रेडिट ले लेगा, और सर उसके बाद क्या करेगा, यहां पर डैश कर देगा। नहीं, जब मैंने इसको बोला सर आपको ये कैश में पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे होगा, तो उस केस में ये जो आपके पास क्रेडिट है, इस क्रेडिट को प्लीज ध्यान दो, इस क्रेडिट को आप कैसे आउटवर्ड डिटेल से माइनस कर सकते हो।
इससे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कैश में पे होने वाली है। तो क्रेडिट लेजर में ये आया ही नहीं। जब क्रेडिट लेजर में ये आया ही नहीं तो आप उसको पे कैसे कर सकते हो सर? क्रेडिट से। आप समझो मेरी बात। अगर आउटवर्ड डिटेल्स में ये आ जाता क्रेडिट लेजर के, तो आप क्या करते? ये इनवर्ड वाली क्रेडिट से एडजस्ट करके खत्म कर देते। अब अगर कोई स्टूडेंट यहां पर ये डैश करता है तो उसका लॉजिकली आंसर गलत है। पूरा आंसर गलत हो जाएगा। उसने सर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी का गलत ट्रीटमेंट किया। तो इसीलिए मैंने बोला ये पॉइंट, इसीलिए पहले मैंने एक बार आपको डैश करके दिया क्योंकि स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। तो अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमें क्या करना चाहिए इसके साथ? आपको ये करना चाहिए सर कि इतने की क्रेडिट हमारे पास पड़ी है, इतने की क्रेडिट हमारे पास पड़ी है। अब इस क्रेडिट को आप यूटिलाइज कर लोगे सर, आईजीएसटी की क्रेडिट है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आपकी इच्छा। सर इन्होंने अमेंडमेंट किया था और अमेंडमेंट करके बोला था कि आप जैसे चाहे यूज कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों में 50-50%, आप चाहो तो सर सीजीएसटी में पूरा यूज कर लो, चाहो तो एसजीएसटी में पूरा यूज कर लो, आपकी चॉइस। जो ट्रीटमेंट करके आओगे नोट दे के आना। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं सर, जैसे मान लो मैंने क्या किया, ध्यान देना सर। मैंने मान लो ये 31,500 पूरा यहां पर यूटिलाइज कर लिया। तो अगर मैं 31,500 पूरा यहां पर यूटिलाइज कर रहा हूं तो 40950 माइनस 31,500, तो ये आ रहा है सर 9450। ये जो बच गया और यहां पर आएगा सर 40950। और सर सिंपल सी बात, यहां पर आपने क्रेडिट पूरी यूटिलाइज कर ली, तो क्रेडिट यूटिलाइज कर ली तो अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो ये दो पेबल निकल जाएगा आपका कैश में। इधर ध्यान दो, ये दो आपका कैश में पेबल निकल जाएगा जीएसटी का नेट अमाउंट पेबल, प्लस प्लस 31,500 जो आपने ऊपर लिखा है सर रिवर्स चार्ज वाली। तो टोटल आपका पेबल कितना हो जाएगा? 9450 प्लस 31,500, ये आ रहा है सर 81,900। अरे यार, ये मैं 18 क्यों लिख दिया? 81,900, ये आ जाएगा सर 81,900। अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, एक स्टूडेंट बोला सर क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ये 3500 को मैं पूरा एसजीएसटी से यूटिलाइज कर लूं? मैं बोला जैसे करना है कर लो, आंसर एट द एंड तो यही आएगा। बट जहां पर भी एडजस्ट करो, अगर आप सीजीएसटी से एडजस्ट कर रहे हो तो लिख के आना भाई हमने पहले पूरा सीजीएसटी से एडजस्ट किया। अगर एसजीएसटी से एडजस्ट करोगे तो लिख के आना एसजीएसटी से एडजस्ट किया। अगर दोनों में 50-50% एडजस्ट करो तो वो भी लिख के आना भाई, नहीं लिख के आओगे तो वो मार्क्स काट देगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना सर, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 20 की अमेंडमेंट थी जिसमें इन्होंने अलाउ किया था कि आईजीएसटी की क्रेडिट को आप सी से भी पहले यूज कर सकते हो, एस से भी पहले यूज कर सकते हो। बट सर इसका इंपैक्ट जो आप ले रहे हो, अगर ये नोट पे नहीं लिख के आओगे तो मार्क्स कट जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। समझ आया ये कैसे सॉल्व हुआ? सिंपल अच्छा सा क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही पॉइंट था जहां पर स्टूडेंट गड़बड़ कर सकता था, बाकी जो ट्रीटमेंट थे वो इजी थे। मतलब देखो, आप एक बात समझो, जब जीएसटी में क्वेश्चन आएगा ना 8 मार्क्स का, तो वो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपसे, ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन कैसे होगा सर? एक आपसे रिवर्स चार्ज छुएगा, एक आपसे एग्जेम्पशन पूछेगा और एक आपसे सर आउटवर्ड का पूछेगा कि कैसे ट्रीटमेंट करते हो। तो ये दो तीन चीजों को कनेक्ट करके पूछेगा। ठीक है, क्रेडिट के सेंस में हमेशा याद रखना सर, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर, उसमें ब्लॉक क्रेडिट वाला चैप्टर, ब्लॉक क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन पूछेगा। उसमें वो आपसे ये भी चेक करेगा कि रिवर्स चार्ज की जो क्रेडिट होती है उसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर रहे हो। मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन में वो किस टाइप से छूता है चीजें। नहीं तो ना स्टूडेंट जीएसटी में हड़बड़ा जाते हैं कि अरे सर हमने तो सिंपल क्वेश्चन पढ़ा था, उसने रिवर्स चार्ज भी पूछ दिया था, उसने एग्जेम्पशन भी कनेक्ट किया था, उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कनेक्ट किया था। सर ये सब कनेक्शंस आपको मिलेंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो अगर आप सब चैप्टर्स को अच्छे से कनेक्ट करके चलते हो ना, जैसे मैंने रिवाइज भी कराया, जो मैंने रिवीजन वीडियोस डाली है सर, रिवीजन वीडियोस में भी मैंने कनेक्ट करके लोगों को समझाया। क्यों? मुझे पता है सर वो कनेक्शन से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप प्योर रीडिंग करके चैप्टर खत्म कर दिए हो तो आपको जीएसटी में जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है बनाने में दिक्कत आएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं बना सकते हो, बट माइट बी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स गलत कर दो। तो इसीलिए मेरी हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई जीएसटी में ट्रांजैक्शंस पढ़ो, जैसे रिवर्स चार्ज का पढ़ो, एग्जेम्पशन का पढ़ो, और अगर उसका कोई कनेक्शन है आगे पीछे तो उसको कनेक्ट करके पढ़ो। कनेक्ट करके पढ़ने का फायदा ये कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बनेंगे, अदरवाइज बनेगा नहीं, ट्रीटमेंट गलत करके आ जाओगे। समझ आई मेरी बात? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ? प्लीज इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जीएसटी का एक बड़ा क्वेश्चन था। आपको नेट नेट जीएसटी पेबल इन कैश बोला था, ये हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखो सर, अब जो आएंगे सर वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिकल वाला एक ही होता है। डिटरमाइन वेदर जीएसटी इज पेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस। आपको पूछ रहे हैं सर जीएसटी क्या पेबल है? देखो, ध्रुव डेवलपर्स
sold a plot of land in Greater Noida after leveling, laying down of drainage lines, water lines and electricity lines. सर ये ना लेटेस्ट सर्कुलर है सर, मैंने अमेंडमेंट की क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, वहां पर डिटेल में समझाया था सर इस चीज को। सर ये लेटेस्ट सर्कुलर में कवर किया गया है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने चेक कर लिया कितने बच्चे लेटेस्ट सर्कुलर्स भी पढ़ के आते हैं। सर सरकार ने ये बोला था लेटेस्ट सर्कुलर में, अगर कोई आदमी लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, ये सब चीजें बिछाने के बाद अगर कोई प्लॉट ऑफ लैंड बेच रहा है तो उसे भी सेल ऑफ लैंड माना जाएगा और शेड्यूल 3 के थ्रू नेगेटिव लिस्ट में कवर किया जाएगा और उसमें अभी भी जीएसटी की कोई बात नहीं है। ये सर्कुलर के थ्रू बहुत अच्छे से कवर किया गया है, प्लीज आप ये सर्कुलर छोड़ के नहीं जाएंगे। देखो आरटीपी में उसका क्वेश्चन भी दिख गया, ठीक है। आगे देखते हैं। Deccan Shipping Private Limited, registered under GST in Andaman and Nicobar Island, provided the passenger transportation services to the local resident in the ferries. Ferries मतलब सर बोट ships, इनको ferries बोला जाता है सर, बोट ships by it from the Nail Island to the Havelock Island. सिंपल सी बात है सर, ये बोट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम पढ़ गए हैं सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ध्यान दो सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर फॉर पब्लिक, ठीक है, अदर देन फॉर टूरिज्म कवर नहीं था सर, टूरिज्म तो टैक्सेबल है सर, ठीक है। पब्लिक बेसिकली इन्होंने बोला था सर अगर पब्लिक पर्पस है, अगर पब्लिक पर्पस है, पब्लिक के लिए है, तो सरकार ने बोला था इसमें एग्जेम्पशन है, अदर देन फॉर टूरिज्म, ठीक है, अदर देन फॉर टूरिज्म नहीं है तो ये एग्जेम्प्ट है, टूरिज्म है तो सर टैक्सेबल है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, इजी है। ये आपसे एग्जेम्पशन से पूछ रहे सर कि ये एग्जेम्पशन में कवर्ड है, एक स्टूडेंट्स को ध्यान है कि नहीं। फेरीज मतलब एक स्टूडेंट को शायद वहां पर क्लिक ना करे, बोट और शिप होती है, सिंपल सी बात ये याद रखना है सर। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू है, ठीक है, प्रीडोमिनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और सर अदर देन फॉर टूरिज्म पर्पस है, टूरिज्म नहीं होना चाहिए सर, टूरिज्म हुआ तो टैक्सेबल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, यहां पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये पब्लिक पर्पस पे ये, तो ये एग्जेम्पशन में कवर्ड हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो आपसे बोल रहा था सर वेदर जीएसटी इज पेबल, नहीं सर इसमें तो एग्जेम्पशन है, ये तो सर जीएसटी के दायरे में ही नहीं आता, नॉन टैक्सेबल है सर, यहां पर तो जीएसटी की बात ही मत करना, ठीक है। आगे देखते हैं। स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब आपसे पूछ रहा है सर स्टेट द पर्सन, कौन लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए। देखो सर, सिद्धि बिल्डर्स registered in Haryana rented out 20 residential unit owned by it in the Sanskriti Society to Rudra Technologies, an IT based firm registered in the state of Haryana for the accommodation of its employees. आहा सर अमेंडमेंट का पूछ दिया इन्होंने। अब कितने स्टूडेंट को ये क्लिक कर रहा है नहीं पता सर, याद करो अभी रीसेंट, एकदम रीसेंट अमेंडमेंट और बड़ी प्यारी अमेंडमेंट है। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने रिवीजन वीडियो में भी ये बहुत अच्छे से बोला था, प्लीज इसको ध्यान देना, और इसका डायग्राम भी बनवाया था, फ्लो चार्ट भी बनवाया था कि सर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो वो नॉर्मली एग्जेम्प्ट होती थी, बट अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है और किसी रजिस्टर्ड पर्सन को है तो सरकार बोली टैक्सेबल है और रिवर्स चार्ज में। तो देखो सर इसने भी तो रेसिडेंशियल यूनिट, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट, ठीक है, टू बाय इट इन संस्कृति सोसाइटी टू रुद्रा टेक्नोलॉजी। क्या रुद्रा टेक्नोलॉजी भी रजिस्टर्ड है? यस सर रजिस्टर्ड है। तो क्या यहां पर रिवर्स चार्ज में टैक्सेबिलिटी आ जाएगी? यस। ये अमेंडमेंट का क्वेश्चन है सर, बहुत प्यारा अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, आपको इसको देख के जाना चाहिए। अगर एग्जाम में आ गया तो आपके दिमाग में क्लिक करे ना करे, क्योंकि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट, ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। और अगर एग्जाम में याद रखना यहां पर अगर नॉट रजिस्टर्ड लिख दिया तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नॉट रजिस्टर्ड लिख दिया तो एग्जेम्प्ट है, रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज है, ठीक है। अगला देखो, पुरोहित कंसल्टेंट अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली एज अ रेगुलर टैक्स पेयर पेड स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 70,000 टू अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट एनजीओज इन दिल्ली, ठीक है, प्राइवेट एनजीओ जो पार्टनरशिप फर्म है। हमने पढ़ के आया था स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड करे, ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड करे, एनी पर्सन, किसको प्रोवाइड कर रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में रिवर्स चार्ज है। सर ये देखो, ये कोई भी मतलब पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड कर रही है, किसको प्रोवाइड कर रही है? सर पार्टनरशिप फर्म को ही प्रोवाइड कर रही है, तो सर पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट के केस में रिवर्स चार्ज होता था। तो यहां पर सर पुरोहित कंसल्टेंट जो है
इसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा सर। ठीक है, अच्छा यहां पर भी सर रुद्रा टेक्नोलॉजी को रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स चार्ज मतलब जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट को ये पूछ रहा है ना, पर्सन हु इज लायबल टू पे जीएसटी, तो रिसिपिएंट जो रिवर्स चार्ज में है, वो पे करेगा। ठीक है, सिंपल। ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो चलो पुराने लॉ के बेसिस में था, बट ये पहला वाला अमेंडमेंट के बेसिस में था, देख के जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ब्रीफली एन्यूमरेट द कॉन्ट्रवेंशंस व्हिच मेक अ रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 21 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017। सर अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट का क्वेश्चन पूछ दिए। इन्होंने बोला कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर लायबल फॉर कैंसिलेशन हो जाता है सर, प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। इसी में अमेंडमेंट आई है सर, इसी में अमेंडमेंट आई है, प्लीज इंपॉर्टेंट है। मैंने जब रिवीजन कराया था तब भी ये बोला सर अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है मतलब है, आप इसे नहीं छोड़ सकते मतलब नहीं छोड़ सकते, नहीं तो बवाल हो जाएगा सर। क्योंकि याद करो इसी में हम पढ़ के आते थे कि आप बैंक डिटेल्स 45 डेज के अंदर फर्निश नहीं किए, फिर इसी में अमेंडमेंट आई है, आउटवर्ड डिटेल्स सर सेक्शन 37 में रिटर्न फाइल नहीं किया आपने 2 टैक्स पीरियड का। ठीक है, फिर उसमें क्यूआरएमपी वालों को भी इन्होंने घसीट दिया। फिर वही चीज इसमें आती थी, कोई आदमी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने तक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वास करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका आंसर का पॉइंट भी बताता हूँ जो अमेंडमेंट वाला है। कहाँ गया यार, ये देखो, ये है, ये तो केसेस, जो ये वाले केसेस तो आप शुरू से पढ़ते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर। बट ये वाले अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट के कारण ही ये क्वेश्चन सर इन्होंने पूछा है, आरटीपी में बताया कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला एक पॉइंट अमेंडमेंट का है, ये वाला पॉइंट अमेंडमेंट का है सर। ठीक है, उसके बाद सर ये वाला पॉइंट अमेंडमेंट का है। ये अमेंडमेंट वाले पॉइंट को आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आप लिख के आओ, इसलिए बोल रहा हूं अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होता है, छोड़ना नहीं। अमेंडमेंट छोड़ के जाओगे तो बहुत डेंजरस हो जाता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं, फिर अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। State the order in which every taxable person discharges tax and other dues under GST law as provided under section 49। सर कोई भी पर्सन अपनी जीएसटी में ड्यूज वगैरह डिस्चार्ज कैसे करता है? ये तो सिंपल है सर, कि आप सबसे पहले सेल्फ असेस टैक्स पे करते हो। ये बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले आप सेल्फ असेस टैक्स पे करते हो ऑफ द, फिर अदर ड्यूज वगैरह ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड। उसके बाद अगर आपके एनी अमाउंट बनती है सर सेक्शन 73 74 में, जो कि बेसिकली इंटरेस्ट वगैरह पेनल्टीज वगैरह का है, तो सरकार बोली वो सब जो अमाउंट पेबल रहती है वो अमाउंट आप पे करते हो। सर ये पुराना है, ये ओल्ड है, इसमें कोई नया अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। बट जो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस थे, मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को उसको ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर देख के जाना चाहिए, इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। एंड प्लीज जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी का लास्ट टाइम पेपर लोगों को टफ लगा, क्योंकि सर कारण ये हो रहा था, उन्होंने जीएसटी में क्या किया था, आपको पूरा घुमाया था। कैसे घुमाया था मैं आपको बता रहा हूँ सर। सप्लाई चैप्टर से पूछा आउटवर्ड डिटेल्स के नाम पे, ठीक है, फिर रिवर्स चार्ज से कनेक्ट किया, फिर एग्जेम्पशन से कनेक्ट किया, फिर आईटीसी का चैप्टर का उन्होंने कवर किया, उसमें ब्लॉक क्रेडिट को कवर किया। इतने सारे कनेक्शंस किए थे सर उन्होंने जीएसटी में। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सर जीएसटी में जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, प्लीज तैयार रहो, उसमें इस टाइप के कनेक्शंस के बेसिस में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपकी इसकी कनेक्शन के बेसिस में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है सर, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप ये कनेक्शन के थ्रू ही पढ़ना। मैं रिवाइज भी कराता हूँ, अपने स्टूडेंट को ही पढ़ाता हूँ तो कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि रीजन ये एग्जाम में इंस्टीट्यूट इसी कनेक्शन के बेसिस में क्वेश्चन पूछती है। आपकी अगर ये कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी रहेगी तो वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन डैम श्योर बन जाएगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी, अदरवाइज गलती हो जाएगी। और रिवर्स चार्ज में अगर कोई टैक्सेबिलिटी आती है तो उसका ट्रीटमेंट सही करना। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अपने स्टूडेंट्स का भी देखा है कि रिवर्स चार्ज के उन लोग टैक्सेबिलिटी की ट्रीटमेंट गलत करते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका ट्रीटमेंट सही करेंगे। ठीक है, आई होप मेरी बातें समझ आई हो। अपन ने यहाँ पर कंप्लीट किया पूरी आरटीपी वगैरह आप लोग के लिए May 23 के लिए। अब अपन एमटीपी का वेट करते हैं, फिर एमटीपी का पेपर लेंगे, एमटीपी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सबसे बाय बाय। आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि सर आगे एमटीपी वगैरह सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन मिल के सॉल्व करेंगे ताकि मजा आए। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।